Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और सहायक अध्यापक की ये जो संभावित प्रश्नों की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज शुरू करी है। आज हम इसमें जो टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम कवर करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पर आज पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में आने की पूरी उनकी संभावना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको कूलाम्स लॉ आना चाहिए, ठीक है। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय, ठीक है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये कूलाम्स लॉ है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एप्सिलॉन नॉट को ही हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो चार्ज का क्या होता है कूलम इंटू कूलम स्क्वायर, ये न्यूटन -1 मीटर -2, तो क्या आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी देखो एसआई यूनिट पूछा था, अब कभी कभी पूछता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल दो। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। अगर हमको इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, फिर से मुझे कूलाम्स लॉ आना चाहिए, ठीक है, फिर से मुझे कूलाम्स लॉ आना चाहिए। यहाँ से हम इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा। और देखो हम जानते हैं चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज I इक्वल टू Q/T होता है, तो Q इक्वल टू IT हो जाएगा। I का एम्पियर हो जाएगा, T का क्या हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो 80 है, Q1 Q2 का हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल MLT -2, और ये रेडियस, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है L, तो इसका क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसको सॉल्व करने पर जो डायमेंशन आ रही है वो कौन सी आ रही है, M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। तो ये जो इसको सॉल्व, ये जो यहाँ से हमको ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। हम इसको देखते भी, एक यहाँ पर क्या है ट्रिक है, एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है इसको लर्न करने की हमारे पास एक ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, MALT लिखो, मेल्ट, ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंस कर दो, MALT लिख दो, ठीक। तो MALT लिखा, मेल्ट। इसके बाद क्या करना है, हमने इसकी पावर -1 माइनस, फिर इसकी पावर 2 माइनस प्लस माइनस और फिर 4, देखो वही वाला आ जाएगा, ठीक है। हम सीधे इस ट्रिक के हेल्प से भी जा सकते हैं कि मेल्ट लिखेंगे हम, सबसे पहले मेल्ट लिखो, फिर m की पावर -1, फिर a की पावर 2, फिर l की पावर -3, फिर t की पावर 4, तो माइनस प्लस इस तरीके से पावर का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक। तो इस MALT को तुम ध्यान में रख के हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन को ईजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B, ठीक है, हैविंग चार्ज, A में पॉजिटिव चार्ज है और B में माइनस चार्ज है, ठीक, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है, ठीक है। तो डेफिनेटली फोर्स कैसा लग रहा होगा, अट्रैक्शन का लग रहा होगा, क्योंकि चार्जेस का नेचर कैसा है, अपोजिट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि इफ 25% ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑफ ए से क्या हुआ, 25% जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो गया बी को। तो हमने बताना है कि नया फोर्स कितना टाइम से हो जाएगा, ये ऑप्शन से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमको पहले आइडियल कंडीशन में चले जाना चाहिए। देखो इनिशियली ये है, आइडियल कंडीशन ये है, ठीक है, ये इनिशियली है, ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशन है कि ए और बी में हमने क्या कर रखा है, +Q और -Q रखा है। तो जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो F हमको गिवन है, ठीक। और ये R के बारे में तो कुछ कह नहीं रहा है हमसे, तो R को हम एज इट इज रखेंगे, क्लियर। तो मैंने फर्स्ट केस में क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मैं माइनस यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा है मेरे से, माइनस तो यही बता रहा है कि फोर्स का नेचर अट्रैक्शन है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, माइनस को नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, क्लियर। तो अब देखो ध्यान से, ये तो इनिशियल कंडीशन बन गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखो उसके बाद क्या कह रहा है
कि जो ए पॉइंट से हमने क्या किया कि 25% मतलब 1/4 A%, यहाँ से क्या हुआ, जो ए पॉइंट में जो चार्ज है इससे 25% चार्ज बी को हमने ट्रांसफर कर दिया। इसका 25% का मीन्स क्या हुआ, Q/4 हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो ए पॉइंट है इसमें 25% इसका क्या चार्ज का लॉस हो रहा है, चार्ज इससे ट्रांसफर हो रहा है। तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, यहाँ पर चार्ज को क्या हो रहा है, यहाँ पर अब नया चार्ज कितना आ जाएगा बताओ, इस ए में कितना नया चार्ज आ जाएगा, Q - Q/4 करूंगा नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि Q/4 ए से ट्रांसफर होकर बी में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो जो नया चार्ज आ जाएगा कितना आ जाएगा, Q - Q/4 आ जाएगा। Q - Q/4 कितना होगा, 3Q/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट बी में क्या है, पॉइंट बी में क्या है, पहले से ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पहले से है, और तुम यहाँ से क्या लेके आ रहे हो, Q/4 और लेके आ रहे हो, तो डेफिनेटली ये ऐड होगा। -Q + Q/4 कितना हो जाएगा, देखो -Q तो यहाँ है और यहाँ से तुम Q/4 लेके आ रहे हो। ठीक है, तो -Q + Q/4 कितना हो जाएगा, -3Q/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं माइनस को नेग्लेक्ट कर दूंगा क्योंकि फोर्स कैसा होगा, ये अट्रैक्शन का होगा। क्लियर, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो देखो अब लास्ट कंडीशन ये अचीव होगी, मुझे ए और बी, जब देखो ए से 25% चार्ज क्या हो गया, बी को ट्रांसफर हो गया, तो जो ए में जो नया चार्ज है वो 3Q/4 आ गया। ठीक, और बी में कितना आ गया, -3Q/4 आ गया। तो मुझे इस कंडीशन में फोर्स बताना है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वही करो, F डैश होगा 1/4πε0 Q1 और Q2/r²। आर में तो कुछ नहीं कह रहा है, अगर आर में कुछ कहता है तो हम उस अप्रोच को भी इसी के अंदर कंसिडर करते, पर यहाँ डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 9/16 Q × 4πε0r। अब देखो ये क्या है, 1/4πε0 Q × Q/r², ये तो क्या बन चुका है, F बन चुका है। तो ये क्या हो जाएगा कि जब ए से 25% चार्ज बी में ट्रांसफर हुआ, तो जो नया फोर्स होगा वो शुरू का 9/16 टाइम्स रह जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, 9/16 टाइम्स हो जाएगा जो नया फोर्स आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो, इफ अ चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेंटर ऑफ लाइन टू इक्वल चार्जेस। ठीक है, सच दैट, एक वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा है, सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बोल रहा है। ये सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का यहीं पे पूरा गेम चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सिस्टम का मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है, दो चार्ज का एक सिस्टम है, दो चार्ज का मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज सिमिलर चार्जेस रखे हुए हैं, और मुझको क्या करना है, बीच में एक स्मॉल q चार्ज को रखना है, और इस तरीके से रखना है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। पहले तो इस लाइन का मतलब समझो, क्या इस सिस्टम इज इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम इज इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या हुआ, द नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे, उसमें जो टोटल फोर्स होगा वो 0 होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। आप सिस्टम में कोई सा भी चार्ज को उठा के देख लो, टोटल किसी एक चार्ज पर क्या करो, जितने भी सिस्टम में चार्ज हैं, किसी एक चार्ज में तुम टोटल फोर्स निकालो और उसको 0 के इक्वल रख दो। इसका मतलब F net = 0 का मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ फोकस कर रहा हूँ, मेरा टारगेट ए है। ठीक है, मैंने ए को टारगेट करा है, इसका मीन्स क्या हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आता है कि ए में कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये जो ओ में बैठा हुआ है स्मॉल q, ये ए में फोर्स लगाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या, देखो ये दोनों प्लस, अब दोनों प्लस प्लस होंगे तो रिपल करेंगे, तो ये जो फोर्स ऑन है ड्यू टू ओ, उसको मैं F कह रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर को होगी। और कौन लगाएगा, मैं ए को टारगेट कर रहा हूँ, तो बी भी ए में फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q1 Q2/r², कूलाम्स लॉ से K यहाँ 1/4πε0 है, तो ये बी भी क्या करेगा, ए में फोर्स लगाएगा, मैं उसको F भी कह रहा हूँ।
ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है शुरू हुआ इनिशियली r है, जब स्मॉल q को तुम इसके मिड पॉइंट में रखोगे तो r/2 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए मैं ए पॉइंट को टारगेट कर रहा हूँ, ए पर टोटल फोर्स निकाल रहा हूँ। तो इस ए पॉइंट में मुझे कौन कौन फोर्स देंगे, ये सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ए में मुझे कौन फोर्स देगा, एक एफ ए देगा, एक एफ बी देगा। एफ ए निकालोगे तो क्या होगा बताओ, के क्या है 1/4πε के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब ओ से ए की डिस्टेंस r/2 प्लस ये बी भी देगा, ठीक। एफ बी को क्या लिखोगे, के Q1 Q है, Q2 भी Q है, और डिस्टेंस देखो, अब डिस्टेंस r/2 मत लिखना, मुझे यहाँ से यहाँ ए से बी की डिस्टेंस, बी से ए की डिस्टेंस चाहिए, और पूरी डिस्टेंस कितनी r है, ठीक है। इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। जब 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन आ जाएगा तो ये कैंसिल, 4q = माइनस स्मॉल q की वैल्यू पूछ रहा है, तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ जाएगा, -q/4 आ जाएगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप बीच में कौन सा नेचर का चार्ज रखोगे। हमेशा याद रखना बीच में मैं पॉजिटिव नहीं रख सकता हूँ, पॉजिटिव रखूंगा तो वहाँ पर कभी क्या होगा, फोर्स 0 होगा ही नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा, ठीक। अगर मैं निगेटिव रखूंगा तो एक फोर्स ऐसे काम करेगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, फोर्स इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, F = -q/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव कर रहे हैं। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक कैपिटल Q चार्ज है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, एक स्मॉल q में डिवाइड कर दिया और एक कैपिटल Q में डिवाइड कर दिया, कह रहा है, ठीक। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, कह रहा है बिटवीन देम। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फोर्स से, कह रहा है। देखो सिचुएशन समझो, ये मेरे पास एक कैपिटल चार्ज था, इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, Q और Q - Q, और सेपरेशन के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा मैं उसको R ही कंसीडर कर रहा हूँ। गेटिंग द पॉइंट। तो देखो अब इन दोनों में क्या होगा, कूलाम्स लॉ लगाओ, फोर्स और अट्रैक्शन और रिपल्सन एक काम करेगा। तो फोर्स कूलाम्स लॉ कितना होता है, 1/4πε0 Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q - Q अपॉन r², ये कूलाम्स लॉ होता है। क्लियर, इतना फोर्स लगेगा इनमें, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इतना लगेगा, ठीक। अब हमारे पास क्या कह रहा है, एक वर्ड है यहाँ पर यूज कर दिया उसने, मैक्सिमम फोर्स। और मैक्सिमा और मिनिमा हम पढ़ते हैं मैथ्स में, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। dF/dq = एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, उसको 0 के इक्वल रख दूंगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि मैं कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं या स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं। तो इसका आंसर ये है, जो चेंज हो रहा होगा, जो चेंज हो रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे। तो चेंज कौन हो रहा है, स्मॉल q चेंज हो रहा है, स्मॉल q चेंज हो रहा है, तो मैं इस फोर्स को स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी और इसको मैंने ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन स्मॉल q का करोगे तो q, और यहाँ इसका क्या आ जाएगा -2q। ये जो बची क्वांटिटी है सब 0 के पास चले जाएगी। तो जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो q = 2q आ जाएगा। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या निकल के आ रही, q/2 निकल के आ रही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के पूरे चांसेस है इसके, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। ये क्या कह रहा है, एक डेरिवेशन ही है। ये क्या कह रहा है, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर, ये 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर है, इनकी लीनियर डेंसिटी दे रखी है। पहले वायर की जो λ1 है और दूसरे वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, λ2 है, या 8 डिस्टेंसेस से सेपरेटेड है। हमसे क्या कह रहा है, देखो मैं पूरी वायर तो इनफाइनाइट है, तो मैं इनफाइनाइट वायर में फोर्स तो नहीं निकाल सकता हूँ, पर मैं इसके 1 मीटर में कितना फोर्स लग रहा है ये पक्का कैलकुलेट कर सकता हूँ, और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वायर है बहुत छोटे छोटे DL सेगमेंट से मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो वायर 2 है इसका एक छोटा सा DL सेगमेंट ले रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये जो वायर 1 है, वायर 1 की वजह से क्या होगा, वायर 1 की वजह से वायर 2 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना होता है, 2k λ1/r होता है, ठीक है। तो ये जो वायर है, ये जो E1 है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर फर्स्ट है, ठीक है। पॉजिटिव और डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई 2k λ/r। अब मुझे तो फोर्स निकालना है। हम क्या जानते हैं, फोर्स क्या होता है, फोर्स F = QE होता है। अब QE मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो मैं Q × E1 लिखूंगा। क्लियर हो चुका है। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि λ = Q/L dl होता
जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस क्यू को रिप्लेस कर दूंगा, लैम्डा की जगह लैम्डा 2 लिख दूंगा, क्यू को क्या रिप्लेस करूंगा, लैम्डा 2 इंटू डी एल इंटू ई वन। अब मैं इनकी जब वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या बन जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है मुझे, 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय आर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आर स्क्वायर होगा नहीं, और 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय आर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन, ये वर्ड को ध्यान से देखना है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक डायपोल है, उसको जब मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होने वाला है, ठीक है। पहली बात तो देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या होगी, डिफरेंट होगी। मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रिप्रेजेंट किया है, क्लियर हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर एक ए पॉइंट ले लेता हूँ और एक बी पॉइंट ले लेता हूँ, तो डेफिनेटली जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक वेयर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर closest to each other then the value of electric field is stronger, ठीक है। हमेशा याद रखना, जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होंगी वहां पर यहाँ पर जो क्या होगा, हमारे पास जो फील्ड या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ग्रेटर होगी। और अगर बी पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, बोलो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो लाइन है वो सेपरेशन बहुत ज्यादा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डायपोल को रखते हैं तो डेफिनेटली हम ये जानते हैं कि अगर मेरे पास क्या होता है, जो फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये क्या होता है, फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो कंजर्वेटिव नेचर होता है तो हम जानते हैं कि फोर्स और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, F इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता है, वेयर यू इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, ठीक। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल मैं जानता हूं पी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो मैं पी कॉस थीटा को पी डॉट ई भी लिख सकता हूं। पी यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक। तो पी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पी को बाहर ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ले लेते हैं, ठीक। डी एक्स डायरेक्शन में पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चेंज देख रहा हूं। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि जब मैं किसी एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो डेफिनेटली क्या होगा, जो डायपोल होगा वो रोटेट भी करेगा, ठीक है। रोटेट करेगा तो टॉर्क भी आएगा, टॉर्क आएगा तो उसके हम क्या होंगे, क्योंकि देखो जो दो उसके डायपोल के जो दो पोल्स होंगे वो लाइन ऑफ एक्शन उनकी क्या होगी, कभी भी क्या होगी बोलो, सेम नहीं होगी। तो डेफिनेटली जो डायपोल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट भी करेगा। हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में जब भी आता है तो तुमको क्या पूछ रहा है वो ध्यान रखना है। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, तो जब भी हम किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स इतना लगता है, ठीक है। तो फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, ठीक है। फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 0 हो जाएगा, क्लियर। अगर यही ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा होगा, तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा, तो फोर्स 0 आ जाएगा उसमें, क्लियर हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर देखो वही क्वेश्चन को, अगर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों बहुत रिपीट होते रहते हैं हर बार। अब यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब एक ही जैसा होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, ये भी एक एमसीक्यू है, एग्जाम में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो ऑप्शन क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक। तो अब हमने क्या करा, इसमें एक डायपोल को रख दिया, डायपोल को हमने क्या करा, थीटा डिग्री पर इसमें हमने इस तरीके से रख दिया। तो देखो डायपोल को रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो माइनस, यहाँ पर माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया, ये डायपोल बन चुका है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो, ठीक है, आउटसाइड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज के केस में, और निगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर मैं तुमसे टोटल फोर्स पूछूं तो F1 प्लस F2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। F1 प्लस F2 होगा तो F1 कितना हो जाएगा बताओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F1 प्लस माइनस F2 लिख दूं मैं इसको, है ना। तो ये क्या है, F1 प्लस माइनस F2, इनका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, Q नॉट E प्लस माइनस Q नॉट E। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी कोई डायपोल को तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो डायपोल कोई ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक फोर्स यहाँ को खींच रहा है, एक फोर्स उतने ही न्यूटन से अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो टोटल 0 हो जाएगा, फोर्स ही नहीं लगेगा,
फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स तो लगने वाला नहीं है। तो अब होगा क्या बताओ, क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अपोजिट। दोनों जो फोर्सेस, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो पहले वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और दूसरे वाले की ये है, ठीक है, और ये इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज के हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे। ये वाला फोर्स इसको ऐसे नीचे को रोटेट करेगा और ये वाला फोर्स ऊपर की ओर रोटेट करेगा। तो ये डायपोल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जब डायपोल को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जो उसमें टॉर्क लगता है वो पी क्रॉस ई लगता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये क्या लगता है, टॉर्क इतना लगता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में आता है, कभी कभी टॉर्क कितना लगता है ये भी पूछ लेता है। तो ये भी एक ऑप्शन है कि इतना टॉर्क लगता है, ठीक है, फोर्स नहीं लगता है। तो डेफिनेटली जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ओनली टॉर्क होगा। जब भी तुम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें सिर्फ टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। गेटिंग? नाउ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का हमारे पास है, ये कह रहे हैं कि 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक। देन एट द सेंटर, सेंटर में क्या होने वाला है, कह रहा है इसका सेंटर में ऑप्शन दिए हैं क्या होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को चेक करना है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करके देखता हूं, ठीक है। मैं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर रहा हूं, मैं इसको सिर्फ ऑप्शन से ही करूंगा, ठीक। तो देखो मैंने क्या बोला है, जहां पर भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तुम वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख के आ जाओ। तो मुझे ओ पर सेंटर पर करना है, तो मैं यहाँ एक टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो ये दोनों, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। हमको मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डायरेक्शन से समझ लो। तो देखो ये प्लस क्यू की वजह से जो ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैं उसको, ये डायरेक्शन क्या होगी, E1 होगी। E1 लिख दो मैं इसको, E1 क्यों लिख रहा हूँ, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्लियर हो गया। सिमिलरली मैं ये यहाँ पर जो कॉर्नर पर बैठा हुआ है, ये भी क्या करेगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, कितना देगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर देगा। वो तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये भी प्लस और प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये E2 की डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया। अब देखो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो क्या होगा कि ये मेरे पास क्या है, देखो अब ये माइनस क्यू भी क्या देगा, माइनस क्यू भी क्या देगा, माइनस क्यू क्या देगा बताओ, सेंटर पर क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, कितना देगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर देगा। अब ये माइनस क्यू इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींच रहा होगा, अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। सपोज दैट मैं इसको E3 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं E3 बोल दे रहा हूँ। अब क्या बताइए, ये जो इस कॉर्नर पर बैठा हुआ चार्ज है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा सेंटर पर, और डायरेक्शन क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और डायरेक्शन देखो, ये वाला माइनस चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ओ, ये क्या कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, और ये इसको कैंसिल कर रहा है, ठीक है। E1 और E2 अपोजिट, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली E3 और E3 और जो E4 है, ये भी इक्वल और अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो मुझे ये पता चल गया कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही आएगी, ठीक। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। क्या आप देखो पोटेंशियल, अब तुमको पोटेंशियल पता होना चाहिए। V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्योंकि पोटेंशियल तो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखो इस जो ये है A, इसको ABCD नाम दे देते हैं, ABCD। इस A की वजह से पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, के क्यू बाय, सपोज दैट इस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस को x ले लेता हूँ, ठीक है, के क्यू बाय x हो जाएगा। V2 क्या होगा बताओ, माइनस वाली की वजह से बताओ, के माइनस क्यू बाय x हो जाएगा। और ये इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल बताओ, के प्लस क्यू बाय x हो जाएगा। और ये जो इसकी वजह से बताओ क्या होगा, के माइनस क्यू बाय कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। हमें तो क्या करना है, अभी मैग्नीट्यूड से काम करना है, ठीक है। x वैसे स्क्वायर का डायगोनल तुमको पता है a√2 होता है, a√2 का आधा कर दोगे तो a/√2 आ जाएगा, पर मैंने उसको x सपोज कर लिया है। क्लियर हो चुका है। अब यहाँ ध्यान से देखो, के क्यू ये प्लस का, ठीक है, ये देखो ये प्लस और इसका साथ ही प्लस, और ये भी प्लस ही, तो पोटेंशियल भी जीरो आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पर जीरो होगा और पोटेंशियल भी सेंटर पर जीरो होगा।
एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ मेटेलिक इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब समझ रहे हो ना, स्फेरिकल सेल मीन्स क्या हुआ, ये स्फेरिकल सेल। यहाँ पर क्या कह रहा है, मेटेलिक कह रहा है। मेटेलिक को तुम क्या कह सकते हो, कंडक्टिंग भी कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड होते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हो या हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हो, ये सब इसी के नेम हैं, बदल बदल के एग्जाम में नेम आते हैं। चाहे कंडक्टिंग कहो, हॉलो स्फीयर कहो, मेटेलिक इंसुलेटेड कहो, सबका एक ही बात है। तो जो यहाँ क्या होता है, जो चार्ज हॉलो स्फीयर का कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या मेटेलिक इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल मीन्स जो चार्ज होता है वो तो कहाँ, जो चार्ज होता है वो तो सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अंदर से तो खोखला है स्फेरिकल सेल, मतलब लाइक रिंग हो गया। रिंग क्या है, अंदर से खोखली। कोई प्लास्टिक की बॉल देखो जो अंदर से खोखली होती है, क्लियर, हॉलो होती है। तो जो इसका चार्ज तो कहाँ है बताओ, सरफेस में होता है। सारा का सारा चार्ज सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। क्लियर हो चुका है। तो अंदर अगर चार्ज नहीं होगा तो हमको देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, ठीक है, तो अगर आर इसकी रेडियस हो गई तो आउटसाइड कितना होता है, के क्यू बाई, और सरफेस में कितना होता है ये भी याद रखो, कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक है, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और ई इनसाइड कितना होता है, 0 होता है। ई इनसाइड 0 क्यों होता है, बिकॉज ई इनसाइड 0 क्यों होता है, क्योंकि क्यू इनसाइड क्या होता है, 0 होता है। अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 ऑफ क्यू। अगर क्यू ही 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो 0 हो नहीं सकती, आउटसाइड इतनी होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा, नेट इंड्यूस चार्ज ये भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, हर जगह एक ही जैसा रहता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं उनको। तो इसका जो करेक्ट मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि चार्ज सरफेस पर फैला हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। गेटिंग नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्लियर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल इज रिलेटेड डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो डाइपोल का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है हमको ये बताना है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल एट एक्सिस पॉइंट पर कितना होता है, बोलो 2 kp कितना होता है, 2 kp अपॉन आर क्यूब होता है। ठीक है, और ई इक्वेटोरियल कितना होता है, बोलो kp बाय आर क्यूब होता है। तो यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ एक्सिस और इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल की वजह से, एक्सिस पर तो 2 kp बाय आर क्यूब होता है और इक्वेटोरियल पर kp बाय आर क्यूब होता है। तो मुझे सिर्फ डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखना है, तो डिस्टेंस के साथ रिलेशन ये तो होगा नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, मैंने बोला था कि गॉस लॉ हम क्या कर सकते हैं, सरफेस कैसा भी होना चाहिए, सरफेस कैसा भी होना चाहिए, सरफेस, ठीक है, सरफेस क्या होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। क्लियर, सरफेस कैसा भी होना चाहिए पर क्लोज होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, एनी क्लोज सरफेस, कोई सा भी क्लोज सरफेस होना चाहिए, वो डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, बट सरफेस क्लोज होना नेसेसरी है। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव कर रहे हैं। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमको किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी होता है ये दे रखा है, V = 4x² दिया है। ठीक है, वोल्ट। हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो 1,0,2 वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा करें। ठीक हो गया, हमको पोटेंशियल की वैल्यू बदल बदल के एग्जाम में दे देता है और कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मुझको ये पता होना चाहिए कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पता होना चाहिए, और वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसका मीन्स क्या हुआ, E = dV/dx। ठीक, ई यहाँ जो अभी जो पोटेंशियल है सिर्फ एक्स एक्सिस में वेरी कर रहा है। अगर मैं वाई कर रहा होगा तो -dV/dy लिख दूंगा, जेड में कर रहा होगा तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट -dV/dz कर दूंगा। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स एक्सिस में ही वेरी कर रहा है, तो सिर्फ मैंने इसीलिए इसका एक्स कंपोनेंट ही लिखा। तो मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया है, -8x आ गया। मेरे से कह रहा है कि इस पॉइंट में निकालो,
तो मैं इस पॉइंट को रख दूंगा, मैं केवल सिर्फ एक्स वाला ही रख पाऊंगा यहाँ, बाकी तो वाई जेड तो 0 है। तो इसका भी -8 आ गया। -8 मुझे क्या बता रहा है कि 8 वोल्ट पर मीटर इन नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ये होगा 8। ठीक है, 8 वाला क्या है, देखो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव तब होता है जब एक माइनस और माइनस से प्लस बना देता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आने के पूरे चांसेस है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तुमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसके एट एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की ये इनको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये इक्विपोटेंशियल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होती है। तो यहाँ देखो, हमेशा देखो जब भी तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे कि द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 हो रहा होगा, हमेशा 90 होता है, ऑलवेज 90 होता है। देखो कहीं पे भी चेक कर लो, हमेशा 90 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी 16। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल। इनमें से कौन सी पोटेंशियल की यूनिट नहीं है कह रहा है। उससे पहले तुमको पोटेंशियल आना चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है बोलो, V/Q होता है। तो V/Q देखो, जूल पर कूलाम तो है, और जूल पर कूलाम को ही वोल्ट भी कहते हैं, ये दोनों तो है। अब मैं वर्क को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। तो देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से न्यूटन मीटर पर कूलम, तो ये भी ऑप्शन है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा 3 क्या होगा, पोटेंशियल की यूनिट नहीं होगी। क्लियर हो चुका है। तो आज हमने क्या करा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, जिनके जो आने वाले जो एग्जाम हो गया, ठीक है, LT हो गया, PGT फिजिक्स हो गया, नीट हो गया, JEE हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं उन सब में इन क्वेश्चन की रिपीट होने की जो प्रोबेबिलिटी हो बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया। तो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करा, तो इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और ये जो हमने सीरीज, ठीक है, एक कदम सफलता की ओर, ठीक है, ये सीरीज डेफिनेटली आपको क्या करेगी, एग्जाम्स में डेफिनेटली इन क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ जाएगी आप में, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक हो गया। तो फिर से करना क्या है, वही इस चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाओ। ठीक हो गया। तभी क्या होगा, हमको रेनफोर्समेंट मिलेगा, तभी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए, और सिलेक्शन वीडियो शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर क्या सिलेक्शन। क्लियर। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।